स्वागत है आप सभी का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। राज्यसभा से आज पारित हो सकता है रियल एस्टेट विधेयक। बिल्डरों की मनमानी पर रोक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान। 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा करना होगा जरूरी। असम और पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। असम में 90 सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के परपोते को बनाया उम्मीदवार। पेट के कीड़े मारने की दवा से पश्चिम बंगाल में 500 से ज्यादा बच्चे बीमार। 11 जिलों में 82 लाख बच्चों को खिलाई गई दवा। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश के छठे नेविगेशन उपग्रह IRN-SS-1F का प्रक्षेपण आज। PSLV C-32 के जरिए श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा उपग्रह। GPS की तर्ज पर बनेगा नेविगेशन सिस्टम। और मैच की जगह बदलने के बाद भी भारत पाक मुकाबले पर संशय बरकरार। टीम रवाना करने को तैयार नहीं पाकिस्तान। PCB लिखित में चाहता है सुरक्षा की गारंटी। राज्यसभा में आज भू संपदा यानी रियल एस्टेट विनियमन और विकास विधेयक 2015 पर चर्चा होने की उम्मीद है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री एम वेंकैया नायडू विधेयक पर विचार और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। विधेयक का मकसद उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण और रियल एस्टेट क्षेत्र में लेन देन को पारदर्शी बनाना है। इसके जरिए यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजनाएं समय पर पूरी हों। बिल में प्रावधान किया गया है कि डेवलपर खरीदारों से ली गई रकम का 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा कराएं। राज्यों में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का भी प्रावधान किया गया है। साथ ही इसके फैसलों के खिलाफ अपील के लिए राज्य स्तर पर रियल एस्टेट अपीलीय प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी। बिल के प्रावधान रिहायशी और व्यावसायिक दोनों संपत्तियों पर लागू होंगे। इसके अलावा बिल्डर और रियल एस्टेट एजेंटों का रजिस्ट्रेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। इस बिल को लेकर अब सरकार और विपक्ष के बीच सहमति बन चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि बिल पारित होगा और बिल्डर्स की मनमानी से परेशान घर खरीदने वालों को बड़ी राहत मिल सकती है। राज्यसभा ने कल कांग्रेस के एक संशोधन के साथ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। ये संशोधन नेता विपक्ष गुलाम नबी आजाद ने दिया था। ये लगातार दूसरा साल है जब विपक्ष का संशोधन स्वीकार होने से सरकार को शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। मैं सभी आदरणीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि वे अपने संशोधन को वापस करके राष्ट्रपति जी के अभिभाषण को सर्वसम्मति से धन्यवाद प्रस्ताव हम पारित करे थे। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत में ये अपील की, लेकिन गुलाम नबी आजाद ने अपने संशोधन पर वोटिंग की मांग की। संशोधन में इस बात पर खेद जताया गया कि अभिभाषण में सभी नागरिकों के चुनाव लड़ने के अधिकार का समर्थन नहीं किया गया है। दरअसल राजस्थान और हरियाणा ने पंचायत चुनाव लड़ने के लिए शैक्षिक योग्यताएं तय कर दी हैं। ये मेरी अमेंडमेंट है कि इसमें सरकार को ये हिस्सा होना चाहिए हमारे राष्ट्रपति के जी के भाषण का, और सरकार को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लानी चाहिए। सदन के नेता अरुण जेटली ने संशोधन पर सवाल उठाए और कहा कि ये मसला राज्य सूची से जुड़ा हुआ है। पंचायत एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इज स्क्वेयरली अ लिस्ट टू सब्जेक्ट, अ स्टेट लेजिस्लेचर सब्जेक्ट, एंड दिस हाउस कॉन्स्टिट्यूशनली हैज नो जुरिसडिक्शन टू पास अ रेजोल्यूशन on any law which is squarely within the domain of the state government. दोनों पक्षों की बात सुनने के बाद उपसभापति ने संशोधन पेश करने की व्यवस्था दी। Now, prima facie, there is no mention of any state or any state legislature. This is a concern of the member who moved the motion. You see, if there was a direct mention of any legislature, then okay, we could have considered it in a different way. सरकार ने नेता विपक्ष को मनाने की एक और कोशिश की। बात नहीं बनने पर संशोधन पर वोटिंग हुई और विपक्ष आसानी से जीत गया, जिसके बाद राज्यसभा से धन्यवाद प्रस्ताव को संशोधन के साथ स्वीकार किया गया। विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल राज्यसभा में विपक्ष के सभी आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। साथ ही उन्होंने संसद के सुचारू संचालन में विपक्ष के सहयोग की तारीफ की और लंबित बिलों के लिए उनसे सहयोग मांगा। किसी के वास्ते
राहें कहाँ बदलती है, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो। राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ इसी अंदाज में विपक्ष की आलोचनाओं का जवाब दिया। इस शेर के साथ उन्होंने अपनी बात खत्म की, लेकिन 1 घंटे के भाषण में उन्होंने कई बार विपक्ष और खासकर कांग्रेस की खबर ली। मृत्यु को कभी दोष नहीं लगता, मृत्यु कभी बदनाम नहीं होता। कभी कभी लगता है कांग्रेस को ऐसा कोई वरदान है, कितनी मेहनत की साहब, सत्ता में इतनी मेहनत की होती तो जनधन अकाउंट का काम मुझे करना ही नहीं पड़ता। प्रधानमंत्री ने कई क्षेत्रों में अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनाई और कहा कि देर से चल रही कई परियोजनाओं को पटरी पर लाया गया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार सुशासन में विश्वास रखती है। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों के बीच तालमेल पर जोर दिया। इसलिए मैं आग्रहपूर्वक प्रार्थना करता हूं सभी माननीय सदस्यों से कि लोकसभा में जो बिल पारित हुए हैं उनको हो सके उतना जल्दी पारित करके हम देश को गति देने में अपनी भूमिका अदा करें। प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों की बेहतरी के लिए कई योजनाएं शुरू की गई हैं। उन्होंने सीधे खातों में सब्सिडी भेजने का भी बचाव किया और कहा कि इससे जरूरतमंदों तक लाभ पहुंचाने और भ्रष्टाचार खत्म करने में मदद मिल रही है। सब मिलकर के विशाल दहिया, राज्यसभा टीवी। देश में नदियों पर जलमार्ग विकसित करने और यातायात को बढ़ावा देने से जुड़े राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 को संसद की मंजूरी मिल गई है। लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके इस बिल को कल राज्यसभा की मंजूरी मिल गई। अब 111 राष्ट्रीय जलमार्गों के जरिए सस्ता परिवहन सुनिश्चित होगा, जिससे उत्पादों की कीमतें भी कम होंगी। वहीं नदियों के किनारे रोजगार के साधनों में इजाफा होगा। राष्ट्रीय जलमार्ग विधेयक 2015 को लेकर राज्यसभा में तमाम दलों के बीच आम सहमति नजर आई। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इस बिल को लेकर सदस्यों की चिंताओं का एक-एक कर जवाब दिया। उन्होंने बताया कि राज्यों की सहमति से ही इस विधेयक के प्रावधानों को लागू किया जाएगा, जिसमें पर्यावरण और पारिस्थितिकी का पूरा ध्यान रखा जाएगा। इनलैंड वाटरवेज के कारण एक नया विकास का गेट ओपन हो रहा है। इन्वायरमेंट इकोलॉजी के हिसाब से बिल्कुल पूरी चिंता हम कर रहे हैं। स्थानिक लोगों को रोजगार मिले, फिशरमैन, भल्ला, निषाद, इनको फिशरीज के लिए और अच्छा मौका मिले और उनके अधिकारों का रक्षण करें। राज्य सरकार का कोई मिनरल हम नहीं निकालेंगे, जो अधिकार होगा उनका होगा। इससे पहले विधेयक पर चर्चा के दौरान तमाम दलों ने बिल से जुड़ी चिंताओं के साथ-साथ अपने सुझाव भी रखे। As far as transport is concerned, what type of transport you would like to carry through these rivers? I can understand one is that goods, etc. What other type of transport? Human transport, other type of goods? Specify the goods you intend to carry थ्रू द ट्रांसपोर्ट। नदियों के बारे में भी जो हमारे कंसेप्ट हैं इंडियन कल्चर के, इंडियन सोसाइटी के, वो बड़े पवित्र हैं। जैसे गंगा है तो गंगा नहीं कहते हम, या तो गंगा मैया कहते हैं, गंगा जी हमारे मुंह से निकलता है। तो इनकी जो पवित्रता है, इनकी जो प्राणिकता है, उसका भी आप ध्यान रखेंगे। Government is obliged to pay the compensation to victims and also has to honor the orders of Motor Accident Claims Tribunal. This way government is losing revenue, sir. परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने सदन को जानकारी दी कि चीन में जलमार्ग के जरिए करीब 47%, यूरोपीय संघ में 40%, कोरिया और जापान में 43 से 44%, बांग्लादेश में करीब 34% यातायात होता है, जबकि भारत में कुल 3% यातायात ही जलमार्ग के जरिए होता है। बिल के जरिए जलमार्गों की संख्या 5 से बढ़ाकर 111 कर दी जाएगी। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। बीजेपी ने असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की हुई बैठक के बाद समिति ने सचिव जेपी नड्डा ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। इधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मालदा में रैली करके चुनाव प्रचार का आगाज किया। बीजेपी ने असम विधानसभा चुनाव के लिए 88 और पश्चिम बंगाल के लिए 52 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। असम में बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार सर्बानंद सोनोवाल माजुली सीट से चुनाव लड़ेंगे। हमारे सर्बानंद सोनोवाल जी, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, वो मझौली सीट, जो कि आइलैंड ऑफ असम है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, उस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे कामाख्या प्रसाद तासा, जो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो टीटाबार से
तरुण गोगोई के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के खिलाफ बीजेपी की तरफ से सुभाष चंद्र बोस की पड़पोते चंद्र बोस उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर चंद्र बोस ने कहा कि अब राज्य में बदलाव का वक्त आ गया है। अब समय आया सही परिवर्तन आने का, और भारतीय जनता पार्टी ये सही परिवर्तन लाने का पूरा कोशिश करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को मालदा में एक रैली में कांग्रेस और सीपीएम को बीजेपी का जोड़ीदार करार दिया। उन्होंने कहा कि तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ ये तीनों दल राज्य में एकजुट हो गए हैं। মানুষ আমাদের সাথে আছে, মানুষ যেখানে 100 আমরা সেখানে একা নই, একাটা যোগ হবে 100 সাথে। মানুষের সাথে আমরা থাকব, মানুষের সাথে আমরা ছিলাম, মানুষের সাথে আমরা আছি। মনে রাখবেন বন্ধু, সিপিএম কাংগ্রেসের এই ভাব আজকে নতুন কিছু নয়। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की शुरुआत असम से होगी। राज्य में 2 चरणों में चुनाव होंगे। पहले चरण में 65 सीटों पर 4 अप्रैल को वोटिंग होगी, जबकि दूसरे चरण के लिए 61 सीटों पर 11 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं पश्चिम बंगाल में 6 चरणों में मतदान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव आयोग ने असम विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में नामांकन दाखिल करने की तारीख में बुधवार को बदलाव किया है। ये बदलाव राज्य में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए होने वाले चुनाव की तारीख के चलते किया गया है। कांग्रेस ने असम में 21 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव की तारीख में बदलाव करने की मांग की थी। दूसरे चरण की अधिसूचना जारी करने की तारीख, नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख और नामांकन पत्रों की जांच की तारीख में तब्दीली की गई है। चुनाव के दूसरे चरण के लिए अधिसूचना अब 14 मार्च की जगह 15 मार्च को जारी की जाएगी। वहीं नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तारीख 21 मार्च की जगह 22 मार्च होगी। नामांकन पत्र वापस लेने की अंतिम तारीख 26 मार्च ही रहेगी और मतदान पूर्व निर्धारित 11 अप्रैल को ही होगा। पटियाला हाउस कोर्ट हिंसा मामले की एसआईटी जांच की मांग से जुड़ी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। मामले पर जस्टिस जे चिलमेश्वर और जस्टिस एएम सप्रे की पीठ सुनवाई करेगी। साथ ही वो कन्हैया की गिरफ्तारी के बाद दायर पहली याचिका पर भी सुनवाई करेंगे। इसमें अदालत परिसर में छात्रों और पत्रकारों की पिटाई के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से लापरवाही के लिए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। इस बीच जेएनयू शिक्षक संघ ने विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार भूपेंद्र जुच्ची के किसी भी आदेश को मान्यता नहीं देने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी युवा मोर्चा ने पुलिस में शिकायत दाखिल करके आरोप लगाया है कि कन्हैया ने देश विरोधी बयानबाजी करके अपनी जमानत की शर्तों की अनदेखी की है। पश्चिम बंगाल में पेट के कीड़े मारने की दवा खाने से 500 से ज्यादा स्कूली बच्चे बीमार पड़ गए। घटना दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 और परगना और पूर्वी मेदिनीपुर जिले के स्कूलों की है। मामला सामने आने के बाद स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशक विश्वरंजन सतपथी ने घटना की रिपोर्ट मांगी है। बताया जा रहा है कि दवा खाने के बाद बच्चों को पेट में दर्द, चक्कर आने और उल्टी के बाद अस्पतालों में भर्ती कराया गया। कीड़े मारने वाली दवा राज्य के 11 जिलों में 82 लाख बच्चों को दी गई। कीड़े मारने वाली दवा को लैब टेस्ट के लिए भेज दिया गया है। दवा के इस्तेमाल की अवधि अगस्त में खत्म हो रही है। और खबरें लगातार जारी हैं। लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। महामहिम राज्यपाल में आपका स्वागत है। लोकतंत्र की हिफाजत। आज भी हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक दिन तक संसद विधानसभा चले। संविधान की मर्यादा। हमारे संविधान के द्वारा कानून बनाने वाला और कानून पर अमल करने वाला और कानून का अर्थ लगाने वाले संस्थाएं बनाई हैं। जनता के हित का पक्का है वादा। जानिए शिखर पुरुषों का हाल। देखिए महामहिम राज्यपाल सिर्फ राज्यसभा टेलीविजन पर। सितारों की कहकशा है, यूं ही घूमते रहने का मजा ही कुछ और। हम अपना प्यार बढ़ा रहे हैं, प्रेम, ये प्रेम की बातें होती हैं। मेरा मजहब इंसानियत है। बांसुरी को लेके और उसको मैं गाऊं ध्रुपद शैली में, तो कितनी अच्छी बात हो। मैं
सोचता नहीं हूँ, मैं महसूसता हूँ। सपनों की उड़ान और उनके संघर्ष की रहगुजर। हिंदू एक महकता हुआ फूल है और मुसलमान एक महकती हुई जूही का दरख्त है। मैंने कहा अम्मा जो भी दाल रोटियों की खाऊंगा पर मैं रियाज करूंगा। रास्ते पे पड़े हैं कीटाणु की तरह, लेकिन इंसेक्ट। बिना चोट लगे कोई आदमी अपना रास्ता नहीं बदलता है। आइए चलिए मेरे साथ ताबिंदा सितारों की खूबसूरत महफिल में। देखिए राज्यसभा टीवी पर शख्सियत हर शनिवार रात 10:30 बजे और रविवार सुबह 11 बजे। राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन को सशर्त मंजूरी दे दी है। कार्यक्रम के आयोजक आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ जुर्माना लगाया गया है। साथ ही डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इस मामले में एनजीटी ने एक कमेटी बनाई है जो इस बारे में 4 हफ्ते में रिपोर्ट देगी। इस बीच श्री रविशंकर जुर्माने के फैसले को चुनौती देने की तैयारी में है। दिल्ली में यमुना नदी के बाढ़ वाले क्षेत्र में शनिवार से शुरू हो रहे वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल के आयोजन को कुछ शर्तों के साथ इजाजत मिल गई है, लेकिन एनजीटी ने पर्यावरण नुकसान को लेकर आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, जो कार्यक्रम के पहले जमा कराना होगा। इसके साथ ही यमुना नदी में एंजाइम डालने पर रोक और कार्यक्रम स्थल को जैव विविधता पार्क के रूप में विकसित करने को कहा गया है। एनजीटी ने आयोजकों से दिए गए निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। जहाँ तक कि जुर्माना देने की बात है वो हम देंगे, उसको डिपॉजिट करेंगे अंडर प्रोटेस्ट, और जो सही तरीका है उसकी अपील करेंगे। कोर्ट ने आज ये बोला है कि जो भी हमारी परमिशन के लेटर्स थे उसके दायरे में हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये क्लैरिटी नहीं थी कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह का होने वाला है। एनजीटी ने कार्यक्रम पर रोक लगाने से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र, दिल्ली सरकार और आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन का पक्ष सुना। जल संसाधन मंत्रालय ने एनजीटी को बताया कि वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल की इजाजत नहीं दी गई है। वहीं पर्यावरण और वन मंत्रालय ने कहा कि अस्थायी निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी की जरूरत नहीं है। सुनवाई के बाद एनजीटी ने सरकारी एजेंसियों को अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से नहीं निभाने के लिए फटकार भी लगाई। ट्राइब्यूनल ने डीडीए पर 5 लाख और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति पर 1 लाख का जुर्माना लगाया। कुछ और डायरेक्शंस दी हैं कि जिससे वहाँ पे किसी तरह की डैमेज, सीवेज, पानी, बिजली, इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए वहाँ पे कोई नहीं होनी चाहिए। 11 से 13 मार्च तक होने वाले आर्ट ऑफ लिविंग के कार्यक्रम वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में करीब 45 लाख से ज़्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। विपिन चौहान, राज्यसभा टीवी। एक अहम खबर बिहार के नवादा से, जहां के कजिया गांव के गरीब परिवारों पर दबंगों ने कहर बरपाया है। दबंगों ने गरीबों की करीब 125 झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आग से गरीबों का सारा सामान जलकर राख हो गया। इसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है और पूरे इलाके में इस समय भय का माहौल है। तो नवादा के कजिया गांव की ये घटना है, जहां कुछ दबंगों ने यहां गरीबों के परिवार को, उनकी झोपड़ियों को आग के हवाले कर दिया। करीब 125 झोपड़ियों में आग लगा दी। इलाके में तनाव और डर का माहौल बना हुआ है। आगे बढ़ते हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से दायर आपराधिक मानहानि मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपी के तौर पर समन जारी किया गया है। चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सुमित दास ने केजरीवाल के अलावा कुमार विश्वास, आशुतोष, संजय सिंह, राघव चड्ढा और दीपक वाजपेयी को भी समन भेजा है। इन्हें 7 अप्रैल को पेश होने के लिए कहा गया है। डीडीसीए विवाद में केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेताओं ने वित्त मंत्री पर कई आरोप लगाए थे। इसके बाद अरुण जेटली ने बयान देकर उनकी छवि खराब करने का आरोप लगाया था। इस मामले में कोर्ट अरुण जेटली और दूसरे गवाहों के बयान दर्ज कर चुकी है। कोर्ट ने 6 के 6 जो अक्यूज जो हमने बनाए थे उनको 7 अप्रैल के लिए समन किया है। 7 अप्रैल को 2:30 बजे इस केस की सुनवाई होगी। उसके 7 अप्रैल को उनको पेश होना पड़ेगा। बैंक का कर्ज नहीं चुकाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उद्योगपति विजय माल्या को नोटिस जारी किया है। उन्हें 2 हफ्ते में इसका जवाब देना होगा। कोर्ट ने उनके आधिकारिक ईमेल आईडी और लंदन में भारतीय उच्चायोग के जरिए
नोटिस भेजने को भी कहा है। विजय माल्या पर बैंकों से 9,000 करोड़ रुपए कर्ज लेकर नहीं चुकाने का आरोप है। वहीं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि विजय माल्या 2 मार्च को देश छोड़कर जा चुके हैं। स्टेट बैंक की अगुवाई में 17 बैंकों के समूह ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को होगी। कोर्ट सिर्फ अभी इसलिए गए थे कि हमारा कहना यह है कि माल्या साहब वापस आए, यहाँ पर बैठे, बैंक से बात करें, और उन्होंने खुद कहा है कि मैं बैंक से नेगोशिएट करना चाहता हूँ। बैंक को तो अपने पैसे से मतलब है, पब्लिक फंड से। हम तो वेलकम करते हैं, यहाँ आए, बैठे और बात करें और उनको पैसा दे दें, बात खत्म हो जाए। और नवादा की खबर पर हम वापस चलते हैं। आपको बता दें, बिहार के नवादा में कजिया गांव में करीब 125 झोपड़ियों को, जो गरीबों की झोपड़ियां थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया है। इस मसले पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ स्थानीय पत्रकार शैलेश कुमार जुड़ गए हैं, उनका हम रुख करेंगे। शैलेश, फिलहाल किस तरह का माहौल है वहाँ और मामला कैसे इतना बढ़ा, क्या बात हुई, बताएं। यहाँ जो चूंकि यह बिहार सरकार की जमीन थी और यहाँ पे लोग करीब 2 वर्ष से यहाँ रह रहे थे, लेकिन वहाँ पे चूंकि गांव के बगल के लोग, कुछ दबंग जो आदमी लोग रहते थे, वो लोग नहीं चाह रहे थे कि यहाँ पे ये लोग दलित परिवार बसे, जिसके कारण वह यहाँ पे आग लगा दी गई, जिसमें करीब 115 झोपड़ियां जलकर राख हो गई। हालांकि इस मामले में पुलिस कह रही है कि नहीं, इसमें मात्र 20 झोपड़ी जली है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वह चूंकि 20 झोपड़ी के बारे में बोल रहा है, वह जो जिन लोगों का घर जला वो लोग चीजें कह रहा है कि पुलिस यहाँ पे गलत बता रही, चूंकि हम लोग जहाँ रह रहे हैं वहाँ 115 परिवार रह रहे हैं। जी, तो आप बता रहे हैं यहाँ दलितों को बसाने को लेकर कुछ दबंगों ने कहर बरपाया है, उन्हें ये नागवार गुजरा कि यहाँ इन्हें क्यों बसाया जा रहा है। फिलहाल क्या अब तक क्या हो रहा है, आला अधिकारी आए हैं, क्या किया जा रहा है इस मामले में? कि वहाँ पे कल रजौली एसडीओ, डीएसपी सारे लोग वहाँ पहुंचे और उन्होंने इन लोग से एक लिखित आवेदन लिया, जिसमें वह उसने लिखाया, आवेदन में दिया गया कि वह अचानक आग लग गई। इसमें सीधे पुलिस, यहाँ पे पुलिस की भूमिका पे सवाल उठाया जा रहा है, क्योंकि जो घर 115 घर जो जलाया गया है, वह पुलिस सीधे वह इसमें बोल रही है कि वह अचानक आग लग गई है। लेकिन गांव वाले साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि आग लगाई गई है। जी हाँ, गांव वाले स्पष्ट बता रहे हैं कि आग लगी नहीं है, आग लगाई गई है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को शैलेश हम तक पहुंचाने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आइए फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं। इसरो आज नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F को प्रक्षेपित करेगा। PSLV C-32 के जरिए श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से आज शाम 4 बजे उपग्रह को छोड़ा जाएगा। PSLV 20 मिनट की उड़ान के बाद उपग्रह को धरती की कक्षा में स्थापित कर देगा। यह अमेरिका के GPS की तर्ज पर भारतीय क्षेत्रीय दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली का 6ठा उपग्रह है। उपग्रह का वजन 1425 किलोग्राम है। इस साल इसरो का ये दूसरा प्रक्षेपण होगा। पहले प्रक्षेपण के तहत 20 जनवरी को IRNSS-1E उपग्रह लॉन्च किया गया था। सही दिशा की जानकारी देने के लिए अब तक भारत 5 क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह को लॉन्च कर चुका है। इस मिशन के तहत कुल 7 उपग्रह छोड़े जाने हैं। सीरीज के 7वें उपग्रह का प्रक्षेपण भी इसी साल होना है। एक बार जब सभी क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रक्षेपित हो जाएंगे तो भारत को दूसरे देशों की नौवहन सेवाओं की जरूरत नहीं होगी। भारत पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाला T20 मैच अब कोलकाता में खेला जाएगा। सुरक्षा कारणों के चलते ICC ने यह फैसला किया है। हालांकि PCB ने सुरक्षा गारंटी की मांग करते हुए टीम की रवानगी फिलहाल टाल दी है। कलकत्ता बिल्कुल मंजूर है हमें और हम वेलकम करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ को। दूसरे ये है कि आप अपनी तरफ से हिंदुस्तान की हुकूमत कोई एश्योरेंस दे दे कि पाकिस्तान के जो खतरात हैं उस पर एक एश्योरेंस मिल जाना चाहिए। PCB अध्यक्ष शहरयार खान ने विश्व कप 2020 मैच को कोलकाता में कराने के फैसले का स्वागत तो किया, लेकिन भारत सरकार से सुरक्षा आश्वासन मिलने के इंतजार में टीम की रवानगी टाल दी है। हमारी हुकूमत की बात नहीं हुई, हुकूमत हिंदुस्तान की हुकूमत से कुछ नहीं मांग रही। हम कह रहे हैं कि ये थ्रेट हमारे ऊपर है। एज मैनेजिंग द क्रिकेट अफेयर्स ऑफ दिस कंट्री, it is the PCB that is raising this issue with BCCI, with the ICC and also with the government of India. ICC ने कल धर्मशाला का 19 मार्च का भारत पाकिस्तान मैच
कोलकाता स्थानांतरित करने का ऐलान किया था। The match will take place in Calcutta Eden Gardens on the same date and time as the originally announced match, that is the 19th of March at 7:30 p.m. The decision has been taken on for security reasons. भारत और पाकिस्तान के बीच 19 मार्च को धर्मशाला में होने वाला मुकाबला सुरक्षा कारणों से कोलकाता में कराने का फैसला लिया गया। सुरक्षा तैयारियों का जायजा लेने के लिए पाकिस्तान का एक दल भारत का दौरा भी कर चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हिंदी के जाने माने लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल की किताब नाकोहस को लेकर बुधवार को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जाने माने फिल्म डायरेक्टर गोविंद निल्हानी मुख्य अतिथि थे। सम्मेलन में चर्चा के दौरान किताब के लेखक पुरुषोत्तम अग्रवाल ने बताया कि इस किताब को लिखते वक्त उन्हें किन किन गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि आज के दौर में हर इंसान सच बोलने से डरता है। उसे डर लगता है कि उसकी बातों को कहीं दूसरी भावनाओं को ठेस ना पहुंच जाए। कि ये उपन्यास जिस फैंटेसी को रचता है, जिस डरावनी स्थिति की कल्पना करता है, वो बदकिस्मती की बात यह है कि वो दिनों दिन वो सच्चाई में बदलती जा रही है। और अब बात आईएएस जौहर साहब की, वो नाम जिसे सिनेमा जगत का जौहर कहा जाना गलत नहीं होगा। आईएएस जौहर ने अपने अलग अंदाज, हाव भाव और आवाज से लगभग 4 दशकों तक दर्शकों को हंसाने और गुदगुदाने का काम किया। आज आईएएस जौहर साहब की पुण्यतिथि है। बहुमुखी प्रतिभा के धनी आईएएस जौहर ने अभिनय, फिल्म निर्माण, निर्देशन और लेखन से सिने प्रेमियों को अपना दीवाना बनाए रखा। 1960 में फिल्म बेवकूफ का निर्देशन किया, जिसकी कामयाबी के बाद उन्होंने जौहर महमूद इन गोवा, जौहर इन कश्मीर और नसबंदी जैसी कई फिल्मों का निर्देशन किया। इसके अलावा उन्होंने अफसाना, नास्तिक, जौहर महमूद इन हांगकांग, दास्तान जैसी फिल्मों की पटकथा भी लिखी। फिल्म जगत में आज भी उनके हंसाने का अंदाज सिने प्रेमियों की यादों में तरोताजा है। और आखिर में एक नजर हेडलाइंस पर। राज्यसभा से आज पारित हो सकता है रियल एस्टेट विधेयक। बिल्डरों की मनमानी पर रोक के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन का प्रावधान। 70% हिस्सा प्रोजेक्ट अकाउंट में जमा करना होगा जरूरी। असम और पश्चिम बंगाल के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी। असम में 90 सीटों पर पार्टी लड़ेगी चुनाव। ममता बनर्जी के खिलाफ सुभाष चंद्र बोस के परपोते को बनाया उम्मीदवार। पेट के कीड़े मारने की दवा से पश्चिम बंगाल में 500 से ज्यादा बच्चे बीमार। 11 जिलों में 82 लाख बच्चों को खिलाई गई दवा। राज्य सरकार ने दिए जांच के आदेश। देश के छठे नेविगेशन उपग्रह IRNSS-1F का प्रक्षेपण आज। PSLV C-32 के जरिए श्रीहरिकोटा से छोड़ा जाएगा उपग्रह। GPS की तर्ज पर बनेगा नेविगेशन सिस्टम। मैच की जगह बदलने के बाद भी भारत पाक मुकाबले पर संशय बरकरार। टीम रवाना करने को तैयार नहीं पाकिस्तान। PCB लिखित में चाहता है सुरक्षा की गारंटी। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।